हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर आ गया हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो पिछले वीडियो में हमने अपने चैप्टर को स्टार्ट किया था और इस वीडियो में हम लोग उससे आगे का पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग क्या पढ़े थे पिछले वीडियो में, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर जो था वास्तविक संख्या थी। उसमें हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी। आज हम लोग इस वीडियो में उस थ्योरम से रिलेटेड दो अनुप्रयोग पढ़ेंगे। कौन से थ्योरम से रिलेटेड? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से रिलेटेड। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। आज हम लोग इसका अनुप्रयोग देखेंगे। मैंने पिछले वीडियो में ही चर्चा की थी हालांकि कि इसके दो अनुप्रयोग हैं। पहला अनुप्रयोग क्या हमने पढ़ा था? पहला अनुप्रयोग हमने देखा था कि दो धन पूर्णांकों का HCF ज्ञात करना। दो धन पूर्णांकों का HCF मतलब मसा ज्ञात करना। ये हम लोगों ने देखा था। दूसरा अनुप्रयोग हमने देखा था कि संख्याओं का रूप कैसा होगा। संख्याओं का रूप कैसा होगा, ठीक ना। दो अनुप्रयोग मैंने बताए थे कि हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही दो अनुप्रयोग देखने वाले हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम लोग कैसे दो धन पूर्णांकों का HCF ज्ञात करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि संख्याओं का रूप कैसे होता है, कैसा होता है, ठीक ना। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आखिर होती क्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में मैंने इतना बताया था कि यदि कोई संख्या A और B दो संख्याएं हैं, कौन सी? धन पूर्णांक। ये दो संख्याएं हैं धन पूर्णांक, जिसमें मान लेते हैं कि जो B है वो छोटी है A से। जो B है वो छोटा है A से, A के मुकाबले B छोटा है। तो हम लोग एक रिलेशन लिख सकते हैं A बराबर BQ प्लस R। यही था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जहाँ पे जो R था वो या तो 0 के बराबर या फिर बड़ा होता था और जो B था उससे छोटा था। ठीक, वहाँ पे मैंने इसका मतलब डिटेल में बताया था कि ये जो R होता है वो शेषफल होता है, रिमाइंडर होता है। यानी कि यहाँ से शेषफल के बारे में हमें दो जानकारियाँ मिली थी। क्या? कि R जो होगा, R 0 के बराबर हो सकता है। हो सकता है, जरूरी नहीं, ठीक ना, कि होगा ही, हो सकता है। 0 के बराबर R जो है हो सकता है या फिर इससे बड़ा, या इससे बड़ा, मतलब कि 0 से बड़ा होगा। क्या? रिमाइंडर, ये जो R। इस स्टेटमेंट का एक और मतलब हुआ कि R जो है, R कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ कि R जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक ना। 0 के बराबर होगा या इससे बड़ा, मतलब कि R ऋणात्मक नहीं होगा, -1, -2, -3 नहीं होगा, ठीक ना। दूसरा हमने क्या इससे सीखा था कि रिमाइंडर जो R होगा वो भाजक से हमेशा छोटा होगा। भाजक से हमेशा छोटा ही होगा, हमेशा, ठीक ना। आप देखे होंगे, आप भाग करते आ रहे होंगे बचपन से, उसमें आप जितनी भी संख्या से भाग देंगे जो भाजक होगा, मान लो कि 19 से हम लोग किसी बड़ी संख्या में भाग दे रहे हैं तो 19 हमारा भाजक हुआ।
तो जो शेषफल आएगा ना वो हमेशा 19 से कम ही होगा। 18 हो सकता है, 17 हो सकता है, 0 हो सकता है, इसके बीच में कोई भी हो सकता है, ठीक ना। न ऋणात्मक होगा, न 19 होगा, न ही 19 से अधिक, या तो 18 या 0 या फिर इसके बीच में जब 19 से भाग देंगे तब। बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब यही हुआ, ठीक ना। तो ये हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको डिटेल में बताया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक ना। यहाँ से हमने उस वीडियो में हमने एक बात और जाना था कि यदि भाजक मान लो कि 4 है, भाजक कितना है? 4 है, यानी कि किसी भी संख्या में, कोई भी संख्या हो, उसमें 4 से यदि हम लोग भाग दे रहे हैं तो शेषफल के आने की जो संभावना है वो या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या फिर 2 आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है, ठीक ना। इनमें से ही कोई एक होगा शेषफल यदि 4 से किसी भी संख्या में भाग दिया जाए, ठीक ना। कभी होगा कि 0 आएगा, कभी होगा कि 1 आएगा, ठीक। इतनी बातें हमने सीखी थी पिछले वीडियो में। अब हम लोग इसी के अनुप्रयोग से दो संख्याओं का HCF ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक ना। तो आज के मेन टॉपिक में हम लोग आते हैं अपने कि दो संख्याओं का HCF कैसे ज्ञात करते हैं इसी के प्रयोग से, ठीक ना। ये है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, मैं ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक ना। तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं? दो धन पूर्णांकों का HCF ज्ञात करना, ठीक ना। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है भाई कि A बराबर BQ प्लस R, ये आपका क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक। इसी के प्रयोग से हम लोग देखते हैं कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक। पहले छोटी सी संख्या लेंगे, दो संख्या, ठीक ना। मान लो एक संख्या है 8 और एक संख्या मैं ले लेता हूँ 12, ठीक। छोटी दो संख्याएं छोटी छोटी हैं, एक 8 है और एक 12 है, इसका हमें HCF ज्ञात करना है। इन दोनों का क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। किसके प्रयोग से? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, ठीक ना। तो इन संख्याओं में देखेंगे तो 12 जो है बड़ी होगी, तो 12 को मैं क्या ले लूँगा? 12 को मैं भाज्य मान लूँगा और 8 को भाजक, ठीक ना। 8 को क्या मान लूँगा? भाजक। तो इस 12 को मैं किस तरीके से लिखूँगा? इसके और इसमें एक रिलेशन लिखूँगा इसके प्रयोग से, ठीक ना। तो B के जगह क्या हो गया? B की जगह 8 हो गया, A की जगह 12 हो गया है, ठीक ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 गुणते 1 प्लस 4, 8 एकम 8 और 4 जोड़े तो 8 4 12, ये रिलेशन निकल के आया, ठीक ना। इन दोनों संख्याओं में हमने क्या अप्लाई किया? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जो बड़ी संख्या थी उसको भाज्य मान लिया, जो छोटी संख्या थी उसको भाजक मान लिया। तो 8 में 1 का गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 प्लस 4, ठीक। अब यहाँ पे आगे क्या करेंगे? अब इसको मैंने भाजक माना है, ठीक, और जो शेषफल आया है इस पे ध्यान रहेगा हमारा। जिसको मैंने भाजक माना है और जो शेषफल आया है उस पे ध्यान रहेगा। अगले स्टेप में जो ये भाजक होगा अब ये भाज्य बन जाएगा और जो शेषफल होगा वो भाजक बन जाएगा। क्या मैं बोल रहा हूँ? एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि जब मैं पहले इन दो संख्याओं में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाऊंगा तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये जो छोटी संख्या होगी वो भाजक की तरह होगी और
चूंकि यहाँ पे कुछ शेषफल आएगा, ये जो होता है r शेषफल होता है, तो हमारा ध्यान कहाँ रहेगा, इस भाजक पर और शेषफल पर, क्योंकि अगले स्टेप में ये जो भाजक होगा वो अब भाज्य बन जाएगा और जो शेषफल होगा वो भाजक बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे 4 को भाजक लिख लिया इस शेषफल को, ठीक ना। अब इसमें मैं 2 से यदि गुणा कर दूं तो 4 दूना 8 और प्लस 0। मैं 0 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये 8 है, तो 4 दूना 8 प्लस 0, 0 शेषफल आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, शेषफल यहाँ पे हो गया 0, शेषफल क्या हो गया 0, शेषफल जो हो गया वो 0 हो गया, ठीक। जब शेषफल 0 हो जाता है तो इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के इस लाइन में जो आपका भाजक होगा, जो आपका भाजक होगा वही होगा HCF। वही क्या होगा, HCF किसका, 8 और 12 का क्या होगा, HCF, यानी कि मस 8 और 12 का मस क्या होगा, 4 होगा, जो कि यहाँ से निकल कर सामने आया। समझ में आई बात। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक ना। जैसे मान लो कि हमारे पास एक संख्या है, एक संख्या है 20 और एक संख्या है 30, ठीक है ना। अभी छोटी छोटी संख्याएं ले रहे हैं ताकि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक संख्या है 20 और एक संख्या है 30, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, मस ज्ञात करना है। HCF मतलब मस, ठीक। इसका हमें मस ज्ञात करना है। तो जो बड़ी संख्या होगी उसको मैं भाज्य के रूप में देखूंगा, जो छोटी संख्या होगी उसको भाजक के रूप में देखूंगा और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये वाला यूज कर दूंगा। तो मैं 30 बराबर लिख सकता हूँ 20 गुणते 1, 20 गुणते 1। मैंने 2 क्यों नहीं किया, यहाँ पे 2 मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि 20 का 2 में गुणा कर देता तो 40 हो जाता ना, ये तो 30 ही है, तो 40 30 के बराबर थोड़ी होगा। मैं 1 का गुणा किया हूँ तो 20 एकम 20 और प्लस 10, 20 और 10 30, ये देखो इसके बराबर, ठीक ना। अब यहाँ पे शेषफल को देखेंगे, 0 अभी नहीं हुआ, ठीक ना। हमारा लास्ट मकसद, मेन मकसद क्या होगा, इस शेषफल को 0 बनाना। तो अभी तो 0 हुआ नहीं है, तो 0 जब तक नहीं होगा तब तक यही प्रक्रिया अपनाएंगे, कौन सी, कि ये जो अब ये वाला और ये वाला दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। कहाँ पे, ये जो भाजक 20 होगा अब भाज्य बन जाएगा और ये जो होगा ये भाजक बन जाएगा, ये मतलब शेषफल, ठीक। तो इसको मैं 2 से यदि गुणा करूं तो 10 दूना के 20 बराबर हो गया, प्लस 0 लिख सकता हूं। इसको और इसको देखें, इसको और इसको 10 और 20 को देखें तो इसमें 2 का गुणा करूंगा तो 20 प्लस 0। अब यहाँ पे जो शेषफल आया, ये शेषफल 0 हो गया कि नहीं, R कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब इस लाइन में जो भाजक होगा वही क्या होगा, HCF होगा, यानी कि मस होगा। किसका भैया, इसका 20 और 30 का कितना आया, 10। समझ में आई बात। थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं, देखो समझने का प्रयास करो, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, समझने का प्रयास करना थोड़ा, ठीक ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद कितनी भी बड़ी संख्या होगी हम लोग उसका HCF निकाल लेंगे। जैसे मान लो हमारे पास एक संख्या हो 420 और एक संख्या हो 4052,
ठीक, एक संख्या हो 4052 और एक संख्या हो 420, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, HCF। तो क्या करेंगे, ये बड़ी संख्या है, इसको मैं भाजक मान लूँगा, सॉरी इसको मैं भाज्य मान लूँगा, और जो छोटी संख्या होगी उसको मैं भाज्य मान लूँगा। आई एम सो सॉरी यार, जो बड़ी संख्या होगी उसको मैं भाज्य मान लूँगा और जो छोटी संख्या होगी उसको मैंने भाजक मान लिया है, ठीक ना, भाजक मान लूँगा। अब क्या करूँगा, इसमें कितने का गुणा करके कितना जोड़ दूँ कि इसके बराबर हो जाए, ठीक ना। तो थोड़ा सा ध्यान दो, ये 420 है, ये 4052 है। यदि मैं इसमें 10 का गुणा करूं तो ये 4200 हो सकता है। यदि मैं इसमें 10 का गुणा करूं, थोड़ा सा सोचो, यदि मैं इसमें 10 का गुणा करूं तो ये टोटल 4200 हो जाएगा 10 का गुणा करने पे। लेकिन ये है कितना, 4052 है, तो 4200 बड़ा हो जाएगा 4052 से। हमें या तो छोटा गुणा करने पे होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो मैं कितनी बार गुणा करूँगा, 9 बार गुणा करूँगा, ठीक ना। कितनी बार गुणा करूँगा, 9 बार। अब 9 बार गुणा करने पे कितना आएगा, इसका इसमें गुणा करके इधर रफ पे देख लो। 420 में 9 का गुणा करूँगा तो 9 0 0, 9 दूना 18, हासिल 1, और 9 चौके 36, 1 37, इतना आएगा। हमको इतना तक लाना है कि नहीं। तो मैं क्या जोड़ूंगा, क्या जोड़ूंगा, यहाँ पे क्या जोड़ूंगा, तो आप इसमें से 4052 में से ये जो जितना आया है उतना क्या करो, घटा दो आप। तो ये 2 बचेगा, यहाँ 15 में से 8 गया, 7 बचेगा, 9 में से 7 गया, कितना बचेगा, 2, और ये कट जाएगा। कितना बचेगा शेषफल, 272। समझो बात को, मैंने क्या किया, इसको बराबर करने की कोशिश की, इस संख्या से रिलेशन बैठा के क्या लगाया है मैंने, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज किया है, ठीक ना। तो इसका मैंने 9 में गुणा किया तो इतना आया। अब इसमें मैं कितना जोड़ूंगा कि इतना आ जाएगा, तो इसमें मैं इतना जोड़ूंगा तो इतना आ सकता है, 4052 आ सकता है। देखो आएगा, कैसे आएगा, इसमें जोड़ के देखो, 2 8 5 सॉरी 8 और 7 15, और 7 2 9 1 10, और ये 4052 आ रहा है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करके संख्या निकाल ली और इसमें से उस संख्या को यहाँ पे घटा दिया। तो जो आया ये वही आपको जोड़ना पड़ेगा, वही आपको जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने जोड़ दिया, ठीक। अब ये तो शेषफल होता है, ये आर होता है, तो ये आर भाई 0 अभी नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अब कहेंगे कि भाई तुम भाजक थे, अब क्या हो गए, भाज्य, ठीक। तो अब हो जाओगे भाज्य। ये शेषफल था, अब क्या हो जाएगा, भाजक। अब क्या हो जाएगा भाई, आपका प्रमोशन हो गया, आप बन गए भाजक, ठीक ना। ये पहले भाजक थे, इनका प्रमोशन हो गया, भाज्य बन गया। ये शेषफल था, अब क्या हो गया, भाजक बन गया। तो देखो ये और इसमें रिलेशन बैठाना हो तो क्या करूँगा, मैं 1 का गुणा करूँगा, 1 का गुणा करूँगा। क्यों करूँगा, यदि मैं 2 का गुणा कर दूँगा तो 2 का गुणा करने पे ये टोटल संख्या इससे अधिक हो जाएगी। ये देखो 250 से अधिक है, 272 250 से अधिक है ना। तो 250 का 2 गुना करेंगे तो 500 हो सकता है, 500 होगा, लेकिन ये तो 420 है ना। तो 1 का गुणा करना पड़ेगा, 1 का गुणा करेंगे तो इतना ही रहेगा। अब कितना जोड़ूंगा मैं, इसमें कितना जोड़ूंगा, तो इसमें से 420 में से इसका गुणा करने पे कितना है, 1 का इसमें गुणा होगा तो 272 ही होगा, घटा दूंगा मैं, ठीक। तो
तो कितना बचेगा 8। यहाँ से 11 में से 7 गया 4, ये 1। समझ में आया। 10 में से 2 गया 8 बचा, 11 में से 7 गया 4 बचा, यहाँ 3 में से 2 गया 1, यानी कि 148। अभी भी शेषफल शून्य नहीं हुआ। तो मैं क्या कहूँगा कि भैया आप जो भाजक थे, आपका प्रमोशन हुआ, आप बने भाज्य। ये शेषफल था, आपका प्रमोशन हुआ, आप बने भाजक। समझ में आई बात। अब इसमें कितने का गुणा, 1 का गुणा होगा। 2 का गुणा करेंगे तो इससे ज़्यादा होने लगेगा, ठीक ना। तो 1 का गुणा प्लस कितना जोड़े, तो मैं क्या करूँगा 272। इसमें से ये जो मल्टीप्लाई करने पे आया है, ये मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 148 ही होगा ना। घटा दूंगा, घटा दो। 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 124। 124। अभी भी R 0 नहीं हुआ, प्रमोशन होगा। 148 यहाँ पे आएगा और 124 यहाँ पे आएगा। तो मैं कहूँगा कि 124 में यदि मैं 1 का गुणा कर दूं तो 124 ही रहा, और इसमें मैं 24 जोड़ दूं। 124 में 1 का गुणा करूँगा तो 124, और 124 में 24 जोड़ूंगा तो 148 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। ये 124 में 1 का गुणा हुआ तो 124, और उसमें 24 जोड़ा गया तो 148 बराबर हुआ, ठीक ना। ये बार बार आप देख रहे हो, बार बार दो संख्याओं में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज हो रहा, ठीक ना, बार बार। और जब बार बार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज होता है ना, तो वो प्रमेयिका नहीं एल्गोरिथम कहलाती है। अब उसका नाम बदल के क्या हो जाता है, एल्गोरिथम। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा होगी, तो वहाँ पे मैंने बताया था। तो मैं अभी बता रहा हूँ कि जब बार बार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज होगा, देखो यहाँ पे भी यूज हुआ, 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 अभी और आगे होगा। तो जब बार बार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज होगा तो अब वो प्रमेयिका नहीं रहेगी, अब वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाने लगेगा। समझ गए। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी शेषफल अभी भी शून्य नहीं हुआ, तो हम लोग कहेंगे कि भाजक भैया आपका प्रमोशन हुआ, आप आए भाज्य बन गए, और शेषफल भैया आपका प्रमोशन हुआ, आप भाजक बन गए, ठीक ना। अब इसमें कितने का गुणा करूं कि इसके नज़दीक आए, तो मैं कहूँगा कि 5 का गुणा करो भाई। 24 5 120, 24 5 5 चौके 20, 5 दूना 10, 2 12, 24 5 120, और 120 में कितना जोड़ो कि 124 होगा भैया, 4 जोड़ोगे तो 124 होगा। 24 5 120 प्लस 4 124 इसके बराबर हुआ, ठीक ना। अब इसका प्रमोशन होगा तो ये यहाँ आएगा, और इसका प्रमोशन होगा तो यहाँ आएगा, ठीक। अब इस 4 में कितने का गुणा करोगे तो इतना आ जाएगा, कहोगे कि 6 का गुणा कर दूंगा तो इतना आ जाएगा, तो 6 का मैंने गुणा किया तो 24 हुआ, और 0 को जोड़ दूंगा, शेषफल आ गया 0। शेषफल कितना आया 0। तो जब शेषफल ये R जो है जब शून्य हो गया, तो जो भाजक है वही क्या हो जाएगा, HCF। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ HCF, मतलब कि मास
किसका मास मैंने किसका, हम लोग किसका निकाल रहे हैं 4052 और 420 का। तो 4052 और 420 का जो HCF हुआ वो हुआ 4। इसी भाजक से इसमें भाग देने पे ये शेषफल 0 आया है, तो ये कहलाएगा मास। ठीक ना। अब एक बात और गौर करना, एक बात और, ये वाला युग्म, ये वाला जोड़ा, ठीक, कौन है 4052 और 420, जिसका हमने HCF निकाला 4, ठीक। ये वाला युग्म 420 और 272, 420 और 272, इसका भी HCF 4 होगा। ये वाला युग्म उठाओ 272 और 148, इसका भी HCF 4 होगा। ये वाला युग्म उठाओ, इसका भी HCF 4 होगा। ये वाला युग्म उठाओगे, इसका भी HCF 4 होगा। ये वाला युग्म उठाओगे, इसका भी HCF 4 होगा। कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें बार बार क्या अप्लाई कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज कर रहे हैं। तो बार बार यूज करने के कारण इसका नाम अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो जा रहा है। लेकिन कर क्या रहे हैं, कर यही रहे हैं कि हमें कैसे भी करके शेषफल 0 लाना है। शेषफल कितना लाना है, 0 लाना है। किस तरह से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके। तो दो संख्याएं बार बार मिल रही हैं, तो उन दोनों संख्याओं में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज किया जा रहा है। तो जो छोटी संख्या रह रही है उसको भाजक मान रहे हैं, जो बड़ी संख्या वो भाज्य हो रहा। तो ऐसे निकालने पे एक शेषफल मिल रहा, और जब शेषफल मिल रहा जो कि 0 के बराबर नहीं मिल रहा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। किसका, भाजक का और शेषफल का। भाजक का प्रमोशन हो रहा भाज्य के तौर पे, और शेषफल का प्रमोशन हो रहा भाजक के तौर पे। यही प्रक्रिया बार बार की जा रही जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। और जब शेषफल 0 आ जाता है तो उस लाइन वाला जो भाजक होता है वही रियल HCF होता है, वही रियल HCF होता है। समझ में आया कि नहीं, इतना बताओ। मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे, ठीक ना। तो इस तरीके से यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हम लोग दो संख्याओं का HCF निकालते हैं, ठीक ना। अब दो संख्याओं कितनी भी बड़ी हो सकती हैं, उससे घबराना नहीं है, बस हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करना आना चाहिए। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो दूसरा अनुप्रयोग है वो सीखने जा रहे हैं, ठीक ना। थोड़ा सा ध्यान से समझना। दूसरा अनुप्रयोग क्या है, दूसरा अनुप्रयोग है संख्याओं का रूप कैसा होगा, ठीक ना। संख्याओं का रूप कैसा होगा, ये हमको ये हमें बताना है। किसके प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, ठीक। थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। इसमें जो यूज होने वाला है, जो कि मैं बार बार कहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि यदि दो संख्याएं हैं तो उनको मैं a बराबर BQ + R के रूप में लिख सकता हूँ। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, जहाँ पे R जो होगा वो 0 के बराबर या फिर बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा। b मतलब भाजक। ये मैं बार बार बता रहा था आपको, ठीक ना। इसमें जो मेन यूज होगा इसी का यूज है, इसी का, ठीक ना।
समझने का प्रयास करना। मैं बार बार मैंने बताया था, इस वीडियो में भी बताया हूँ कि जो शेषफल होता है वो शेषफल शून्य के बराबर हो सकता है, बराबर हो सकता है, और या फिर इससे बड़ा, या इससे बड़ा। इससे बड़ा का मतलब क्या? इससे बड़ा का मतलब भैया, इससे बड़ा का मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। और इस स्टेटमेंट का एक और मतलब निकल के आया कि इससे कि जो r होगा वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। r जो होगा वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। फील करना चाहते हो? ठीक है, देखो फील करो थोड़ा सा। जैसे मान लो कि मैं -50 में 7 से बोलूं कि आप भाग दो और हमें शेषफल बताओ कि कितना होगा, ठीक ना। -50 में 7 से भाग दो और शेषफल बताओ कितना होगा। तो आप तुरंत कहोगे कि -7 बार जाएगा तो 7 7 -49। अब चूंकि घटाना होता है तो ये चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा। -50 में से 49 घटा तो शेषफल -1 हुआ। शेषफल -1 हुआ, जो कि बिल्कुल गलत है। शेषफल कभी भी माइनस में नहीं आएगा। फील कर पा रहे हो? समझो यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ है हमसे कि -50 में जब भाग दिया है मैंने 7 से तो -7 बार नहीं जाएगा भाई। क्यों नहीं जाएगा? भाग का मेन रूल क्या होता है कि आपको इसका ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि इससे जो यहाँ पे है संख्या उससे कम ही रहे, अधिक ना हो। उससे कम ही रहे, अधिक ना हो। ये बताओ -7 बार मैं ले गया तो कितना आया? -49, सॉरी -49। ये -49 जो है इस -50 से भैया बड़ा है कि छोटा? बड़ा है। -2 -3 से बड़ा होता है। जो छोटी संख्या होती है ऋणात्मक वाली वो बड़ी होती है, तो ये वाली संख्या बड़ी होगी। तो ये भाग का रूल गलत हो गया ना। भाग का हम लोग यहाँ पे गलत प्रयोग कर रहे हैं, भाग को सही तरीके से नहीं लगा रहे हैं। भाग का रूल ये कहता है कि इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि शेषफल, सॉरी भाग पहाड़ा इतनी बार पढ़ो इसका कि यहाँ पे जो आए वो कम ही रहे। तो मैं यहाँ पे 8 बार ले जाऊँगा, 8 बार ले जाऊँगा तो -8 बार मैं ले गया तो इसका पहाड़ा इसमें पढ़ूँगा तो आएगा -56। ये देखो -56 -50 से छोटा है, तो अब सही है। अब क्या करूँगा? घटाऊँगा, तो घटाने पे नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो चिन्ह बदलेगा तो ये हो जाएगा +56 और ये होगा ऊपर वाला -50। तो इसको घटाएंगे तो शेषफल आएगा 6। शेषफल आएगा 6। अब ये शेषफल 6 क्या भाजक से बड़ा है? जी नहीं, इससे छोटा ही है। फील हुआ? r ऋणात्मक नहीं हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है या फिर इससे बड़ा ही होगा, लेकिन एक बात और, भाजक से भी छोटा होगा, भाजक से भी छोटा होगा, ठीक ना। फील तो हुआ होगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ जो कि इसमें यूज करना है वो ये है कि यदि भाजक 5 हुआ, क्या भाजक, भाज्य कुछ भी हो,
भाज्य कोई भी संख्या हो, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, 10,000, 50,000, 20,000, 1,00,000, 100,00,000, 1 करोड़, कुछ भी हो, भाजक क्या हो, 5 हो, तो शेषफल क्या आएगा? या तो शेषफल 0 हो सकता है, या तो ये 5 उस संख्या को पूरा पूरा काट सकता है तो शेषफल 0 हो सकता है, या फिर शेषफल 1 आ सकता है, या फिर शेषफल 2 आएगा, या फिर शेषफल 3 आएगा, या फिर शेषफल 4 आएगा। यही पांचों शेषफल आने की संभावना है जब भाजक 5 हो। इस बात को समझ के रखना है। भाजक 5 हो तो इन्हीं में से कोई शेषफल आ सकता है, ठीक ना। किसी भी संख्या में आप उससे भाग दो, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, ठीक ना। हालांकि पूर्णांक संख्या के लिए भी मान्य है, पूर्णांक संख्या के लिए, ठीक ना। तो इसका प्रयोग देखते हैं, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल हो गया, उसके लिए देखो। अब बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कि हमें दिखाइए, क्या कीजिए? दिखाइए। क्या दिखाइए भाई? दिखाइए कि धन समपूर्णांक टू क्यू और धन विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप की होती हैं। ये क्वेश्चन हमसे पूछा कि दिखाइए कि धन समपूर्णांक 2q और धन विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप की होती हैं, ठीक ना। ये सम धन पूर्णांक का मतलब क्या हुआ कि प्राकृतिक संख्या जो सम संख्या हो, ठीक ना। सम पूर्णांक का मतलब सम संख्या, ठीक। प्राकृतिक संख्या में सम संख्या आएगा, ठीक। और ये विषम संख्या इस रूप में होती है, ठीक ना। विषम संख्या किस रूप में? 2q+1 के रूप में होती हैं। ऐसा हमें दिखाना है। समझ में आई बात? तो कैसे दिखाएंगे? हम लोग कहेंगे कि मान लेते हैं, ठीक ना। हम लोग कहेंगे कि माना ए कोई प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक ना। प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या? धन पूर्णांक। धन पूर्णांक आपको पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से बताया है, ठीक ना। प्राकृतिक संख्या मतलब धन पूर्णांक, ठीक ना। तो ये जो बोला है कि सम संख्या जो होगी वो 2q रूप का होगी और विषम संख्या जो होगी वो 2q+1 के रूप की होगी। अब समझने का प्रयास करो। जो सम संख्या या फिर विषम संख्या होती है उसकी परिभाषा किसके आधार पे दिया जाता है? जो सम संख्या या फिर विषम संख्या होती है उसकी परिभाषा 2 के आधार पर दिया जाता है कि जो प्राकृतिक संख्या 2 से पूरा पूरा कटेगी उसको सम संख्या कहेंगे, और जो संख्या 2 से पूरा पूरा न कटेगी उसको विषम संख्या बोलेंगे। ऐसा हम लोग कहते हैं। तो ए यदि कोई प्राकृतिक संख्या होगी, कोई भी, मान लो ए कोई भी हो सकता है प्राकृतिक संख्या में, ठीक ना। 2, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 24 कोई भी हो सकती है। तो ए को यदि 2 पूरा पूरा विभाजित कर देगा तो वो सम संख्या होगी कि नहीं?
तो अब समझने का प्रयास करो। इस a को और चूंकि 2 के आधार पे परिभाषा बनाया गया है सम और विषम का, तो एक संख्या a हो गई और एक संख्या 2 हो गई, ठीक ना। तो इसमें यदि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम लोग लगाएंगे तो क्या होगा, a बराबर 2q प्लस r, यही होगा ना। यदि एक संख्या a होगी और एक संख्या 2 होगी तो इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूज करने पे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पे क्या होगा, a बराबर 2q प्लस r, ये 2 यहाँ पे आया है, ठीक ना। अब यही समझने वाली बात है कि जब भाजक 2 हो, ये भाजक हो गया ना, भाजक 2 हो तो शेषफल क्या होगा, शेषफल या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। इसके अलावा कोई शेषफल होगा, इसके अलावा कोई शेषफल होगा जब भाजक 2 रहेगा तो नहीं, तो शेषफल 0 और 1 हो सकता है। तो मैं इसके जगह r के जगह एक बार लिखूंगा कि ये जो a है ना भैया, वो a 2q प्लस 0 हो सकती है या फिर a जो है 2q प्लस 1 हो सकती है। r की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। तो मैंने रख दिया कि जो संख्या a है या तो 2q प्लस 0 होगी या फिर a जो है 2q प्लस 1 होगी। r की वैल्यू या तो 0 या तो 1। तो बताओ जो a है, ये प्राकृतिक संख्या a है, वो 2 रूपों में अब दिखने लगी। कौन कौन से, एक तो a बराबर 2q दिखने लगा, अब ये 0 का मतलब तो नहीं रह गया ना कुछ, या a जो है वो 2q प्लस 1 इस रूप में दिखने लगा। ये 2 आपको दिख रहा होगा कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो a ये क्या था, प्राकृतिक संख्या थी, ये 2q के रूप में, और a ही 2q प्लस 1 के रूप में। अब बताओ भाई, ये 2 से विभाजित हो रही होगी तभी तो शेषफल 0 आया है। 0 शेषफल कब आता है, जब भाजक पूरा पूरा काट देता है भाज्य को। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्या को क्या कहते हैं, सम संख्या। क्या बोलते हैं, सम संख्या। तो ये सम पूर्णांक हो जाएगा, और 2 से विभाजित नहीं हो रही है क्योंकि शेषफल 1 आ रहा ना, तो ये हो जाएगी विषम संख्या। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये बताओ। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन यही है, बस रूप बदला है। क्या बदला है, रूप बदला है, ठीक। रूप कैसे बदला है, तो रूप बदला है कि भैया दिखाइए कि धन सम पूर्णांक या फिर सम धन पूर्णांक जो है वो 4q या 4q प्लस 2 तथा विषम धन पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप की होती हैं। सेम क्वेश्चन ऐसा ही कि कोई इसको सही से लिख लो, ये है सम धन पूर्णांक, सम धन पूर्णांक, और ये है विषम धन पूर्णांक, ठीक ना। समझने का प्रयास करो कि जो सम धन पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक
वो या तो 4q के रूप की होगी या तो 4q प्लस 2 के रूप की, और जो विषम धन पूर्णांक है वो या तो 4q प्लस 1 के या तो 4q प्लस 3 के रूप की होगी। ठीक, समझ में आ रही बात? तो अब यहाँ पे जो q के साथ लगा हुआ है वो 4 लगा हुआ है। q के साथ क्या लगा है? 4 लगा है। इस बात को समझो, ठीक ना? तो मैं क्या कहूँगा कि माना a जो है कोई पूर्णांक संख्या है। कोई क्या है? पूर्णांक संख्या है। कौन सी पूर्णांक संख्या? धन पूर्णांक संख्या, ठीक ना? कौन सी? a जो है धन पूर्णांक संख्या, तभी तो वो प्राकृतिक संख्या होगी। तो मैंने मान लिया a जो है कोई धन पूर्णांक संख्या है, ठीक ना? अब यदि इसको a कोई भी धन पूर्णांक है तो इसको मैं 4 से विभाजित कर रहा हूँ, ठीक ना? 4 से विभाजित कर रहा हूँ क्योंकि ये देखो 4 है, q में कितने का गुणा है? 4 का। तो a को यदि मैं 4 से भाग दूंगा तो वो 4q प्लस r के रूप में बन जाएगी। यदि मैं a को 4 से भाग दूंगा तो वो संख्या जो होगी वो 4q प्लस r के रूप में विभाजित हो जाएगी, इस रूप में बन जाएगी। समझ पा रहे हो? अब यही जो समझना है कि जो r होगा r, या तो r क्या क्या हो सकता है? जो r होगा या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या 2, या फिर 3 हो सकता है। इसी में से कोई होगा ना, कोई भी एक होगा, ठीक ना? जैसी संख्या होगी उसके हिसाब से शेषफल होगा, लेकिन यही शेषफल होगा 1, 0, 1, 2 या फिर 3, जब 4 भाजक रहा तो बताओ, अब यदि इस r की वैल्यू हम लोग रख दें तो a जो होगा वो क्या हो जाएगा? 4q प्लस 0 हो सकता है। जब r 0 होगा तो a इस रूप में हो जाएगा। यदि r 1 हुआ तो a जो होगा वो 4q प्लस 1 होगा। यदि r जो है 2 हुआ, यहाँ पे r जो है 0 हुआ तब की बात है, r जो है 1 हुआ तब ये a जो है इस रूप में होगा। r यदि 2 होगा तो a जो है 4q प्लस 2 होगा। r की वैल्यू रख रहे हैं, ठीक ना? r जब 3 होगा तो a जो है 4q प्लस 3 होगा। ये बात समझ पा रहे हो? क्या किया गया है इसमें? क्या किया गया है कि हमें बताना है कि सम धन पूर्णांक ये या ये होगा और विषम धन पूर्णांक ये या फिर इस रूप का होगा। तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई है, सब में देखो 4 का, तो 4 का मल्टीप्लाई है, तो मैं कहूँगा कि a कोई प्राकृतिक संख्या है या फिर धन पूर्णांक संख्या है। तो इसको यदि 4 से डिवाइड करेंगे तो वो कुछ इस रूप में बन जाएगी। a को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4q प्लस r के रूप में। अब मैंने 4 से डिवाइड किया है, 4 से भाग दिया है, तो r जो होगा या 0, 1, 2 या फिर 3, इनमें से ही कोई होगा, ठीक ना? तो यदि r 0 हुआ तो a इस रूप में बनेगी, r की वैल्यू रख दी है। यदि r 1 हुआ तो a जो है इस रूप में बनेगा, और r जो है 2 हुआ तो इस रूप में संख्या बनेगी, r 3 हुआ तो इस रूप में संख्या बनेगी, ठीक ना? अब यहाँ से हम लोग एक बात कहेंगे कि भैया ये जो 4q और 4q प्लस 2 है, ये 2 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी?
ये 4q को 2 से विभाजित करोगे तो होगा कि नहीं होगा, 2q आएगा। और इसको भी विभाजित करोगे 4q + 2 को बटे में 2 से भाग दोगे तो यहाँ पे कॉमन ले लोगे 2, ऊपर कॉमन लोगे तो 2q + 1 होगा और नीचे 2, 2 से मर गया। पूरा पूरा कट रहा कि नहीं कट रहा, कट रहा। तो ये और ये 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, मतलब कि ये दोनों सम संख्या है, ये दोनों सम संख्या है। तो ये दोनों सम संख्या मतलब कि सम धन पूर्णांक है, ठीक। और जो 4q + 1 है या फिर 4q + 3 है, ये 2 से विभाजित नहीं होंगी, विभाजित नहीं होंगी। तो जब विभाजित नहीं होंगी तो क्या होती हैं, विषम धन पूर्णांक होती हैं, विषम धन पूर्णांक होती हैं। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, कितना बड़ा यूज किया गया है, कैसे यूज किया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो यूज किया गया है वो कैसे यूज किया गया है कि a कोई प्राकृतिक संख्या है, अब यदि 2 से विभाजित करेंगे तो वो 2q + r में होती थी, लेकिन यहाँ पे हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये देखो 4q + 1, 4q, 4q + 2, 4q + 3 है, इस रूप में है, ठीक ना। अगर मान लो कहीं 6q + 1 होता है, 6q + 3 होता है, 6q होता है, 6q + 2 होता है, तो उस प्राकृतिक संख्या को 6 से डिवाइड करते। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड किया मैंने a को, तो ये इस रूप में बना। तो हम लोग जानते हैं कि 4 भाजक होगा तो शेषफल 0, 1, 2 या फिर 3 हो सकता है। तो यहाँ पे हमने सबका लिख लिया है कि जब शेषफल 1 रहा होगा, सॉरी शेषफल 0 होगा तो a जो है इस रूप में संख्या दिखेगी, जो प्राकृतिक संख्या a है वो इस रूप में दिखेगी। और जो शेषफल 1 होगा जब, तो a जो है इस रूप में दिखेगी, 2 होने पे इस रूप में दिखती है, 3 होने पे इस रूप में दिखती है, 4q + 3 के रूप में। तो हम लोग यहाँ से ये कहते हैं कि ये वाली और ये वाली 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो ये और ये और ये समधन पूर्णांक होगा, ये वाली और ये वाली 4q + 1 और 4q + 3 विषम धन पूर्णांक होगा, क्योंकि 2 से विभाजित नहीं हो पाएंगी, ठीक ना। तो इस तरीके से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके हम लोग या तो 2 संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं या फिर संख्याओं का रूप ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, संख्याओं का रूप, जैसा कि इसमें दिखा गया, ठीक ना। तो 2 क्वेश्चन किए, आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना है।